लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। बडगाम जिले में अंजुमन शरिया शिया ने ईरान की मौजूदा सूरत हाल को लेकर के अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एहतजाज किया। अंजुमन शरिया शियान के सदर आगा सैयद हसन ने बडगाम में जुमे की नमाज के बाद एहतजाजी रैली निकाली, जहां पर मुजाहिरीन ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। सदर आगा सैयद हसन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ हैं और ईरान के मौजूदा हालात में अमेरिका के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आज पूरे आलम के साथ वली अमीर मुस्लिमीन हजरत इमाम खामनाई साहब के साथ वालिहाना अकीदत का इजहार करते हैं। जो इस वक्त पूरी दुनिया में जालिम और मजलूम के हिमायत हमें अलंबरदार है और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, जो अपने रहबर और पेशवा के पैरवी में उसके शान खड़े हैं। वहीं दूसरी और द्रास में भी ईरान की हिमायत में जोरदार एहतजाज किया गया, जहां पे मुजाहिरीन ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। दुश्मन ईरान को कमजोर करने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन कर नहीं सकता है, इसलिए कि ईरान के ऊपर अल्लाह की नजर है। एक जमहूरी मुल्क में यकीनन एहतजाज हर किसी का हक बनता है। आज ये मुसलमान सरों एहतजाज है, उसकी वजह यह है कि ईरान में जिस तरीके से एहतजाज की आड़ में मसाजिद जलाई गई, एहतजाज करना वहां पर महंगाई का बहाना देकर वो एक बहाना था। असल मकसद उनका इस्लाम को कमजोर करना था। कि ईरान एक हुसैनी मुल्क है, वहाँ पर वो रहबर मुआज़्ज़म को कमजोर करना चाहते हैं। रहबर कौन है? जिसका नाम है सैयद अली खामनाई हुसैनी, उसका नाम हुसैनी भी है, अली भी है। दुश्मन नहीं जानता, अली किसी के सामने नहीं झुकता। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ईरानी मुद्दों पर मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं। कश्मीर के साथ भी ईरान के बहुत नज़दीकी रिश्ते हैं, मगर जब से भारत में बीजेपी की सरकार आई है तब से देश में सारे निज़ाम बदल गए। अमेरिका ने जिस भी मुस्लिम देश में हाथ डाला उस देश को बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने हमेशा उन देशों में लोकतंत्र बहाल करने के नाम पर हाथ डाला। ईरान के लोगों को उसमें नहीं आना चाहिए, उन्हें अपनी सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। अमेरिका ने कई मुसलमान मुल्कों को तबाह कर दिया है इसमें कि हमने वहाँ हुकूमत को बदलना है, क्योंकि वहाँ लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। सबसे बड़ा जुल्म तो गाज़ा में हो रहा था, वहाँ तो अमेरिका ने इंटरव्यू नहीं किया। मगर मुझे खुशी है कि इस वक्त हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर में जो लोग आए, सड़कों पे निकले, ईरान के हक़ में उन्होंने अपना आज प्रोटेस्ट किया कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, ख़ासकर मुसलमानों का तो सबसे बड़ा दुश्मन है वो। उनको जो वहाँ मुस्लिम ममालिक में पेट्रोल है या बाकी मादनियात हैं उस पर नज़र है, और वो डेमोक्रेसी जमहूरियत बहाल करने के बहाने से वो मुल्कों को तबाह करता है। अगर ईरान के लोग आज ये नहीं समझेंगे और वो अमेरिका के और इजराइल के जांसे में तिमियन खुदा दी नजात तिमन गसी सीरिया खुद ज़्यादा हालात ख़राब, बदतर हालात। हालांकि प्रोटेस्ट तो पूरे मुल्क में होने चाहिए थे जैसे पहले होते थे ईरान के हक़ में, क्योंकि ईरान और हिंदुस्तान का बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। कश्मीर के साथ भी ईरान का बड़ा करीबी ये तो हकीकत है कि अमेरिका के मुकाबले में ईरान से हिंदुस्तान का बहुत करीबी ताल्लुक़ात रहा है और अभी भी फ़िलहाल है कई सारे मामलों में। और लगातार जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंगी सूरत हाल बनी है या दहशतगर्दी पे कोई बात नहीं बनी है या असहमति हुई है, तो वही कहीं न कहीं ईरान भारत के साथ खड़ा रहा है और सबसे करीबी देश भी है, जहाँ के लोग यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं पढ़ने वगैरह के लिए। अभी भी 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट बताए जाते हैं ईरान में पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के। खैर, इन चीज़ों से बालातर ईरान में जो अभी कशीदगी चल रही है उससे एक अलग नज़रिया बनकर के आ रहा है कि क्या ईरान के अंदर कुछ ऐसा डिक्टेटरशिप जैसा निज़ाम है जिसके बारे में ख़ुद ईरानी हुकूमत या खामनेई की
की हिमायत में जो लोग सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं वो खुद ही पैगाम दे रहे हैं कि हुकूमत उनके साथ किस तरीके से है। दरअसल कहानी सिर्फ इतनी है कि अमेरिका के बरसों से करीब 40-50 साल से लगाए सैंक्शंस की वजह से ईरान की करेंसी लगातार डाउन हो रही है और होती जा रही है, जिसका असर एक बड़ा ये है कि उनके पास रिसोर्सेज होने के बावजूद लोगों की जो ज़रूरतें होती है वो पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे वेनेजुएला के पास तेल के ज़खायर हैं, ऑयल के बड़े बड़े ज़खायर हैं जहां से वो पूरी दुनिया में अपने तेल बेच करके अमीर हो सकता है और वहां के लोग भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं। उसी तरीके से ईरान के पास भी तीसरा रिजर्व ऑयल मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार डॉलर के वर्चस्व की वजह से जो लेन देन होता है उसमें ईरान कहीं न कहीं पिछड़ रहा है, क्योंकि डॉलर्स के अंदर ही बैनुल अक़वामी तौर पे तिजारत होती है और उसमें सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ख़िलाफ़। हालांकि ईरान चाइना को यान में अपने ऑयल बेच रहा है और दूसरी चीज़ों में भी अपनी रशिया वगैरह के साथ उसकी पार्टनरशिप है, लेकिन उसके बावजूद रशिया या फिर चाइना ये सुपर पावर कंट्रीज़ नहीं है या फिर वर्ल्ड में अपना दमखम रखती हैं, अपना एक महत्व रखती हैं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा वर्चस्व है वो है डॉलर, और डॉलर अमेरिकी है और अमेरिकी डॉलर में ही दुनिया को ख़रीदो फरोख्त करनी पड़ती है अगर बड़े लेवल पर एक देश दूसरे देश से कुछ भी करता है। इसकी मिसाल ये है कि अगर हमारा मुल्क हिंदुस्तान किसी भी मुल्क से कुछ बेचता है या खरीदता है तो भले ही उसके लेन देन उसकी करेंसी के जरिए होगी, लेकिन वो पैसे दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र करने का जो ज़रिया बनेगा वो डॉलर के ज़रिए बनेगा। यानी ये तीसरा डॉलर बीच में ज़रूर आएगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। ये रूल तभी बना दिया गया था 1944-45 के आसपास। खैर, इन चीज़ों से बालातर चूँकि ईरान के पास रिसोर्सेज है और सारी चीज़ें हैं जो वहाँ के लोगों के लिए या उनकी ज़रूरतों को फुलफिलमेंट करने के लिए मुकम्मल हो सकती हैं, लेकिन लगातार पाबंदियाँ झेलने के साथ ईरान की जो करेंसी है वो लगातार गिरती चली गई और अभी भी फ़िलहाल गिर रही है। बहुत सारी पाबंदियाँ, बहुत सारी रुकावटें और बहुत सारे खदशात। इसी वजह से एक बड़ा प्रोटेस्ट ईरान के अंदर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि ये ताजरों का प्रोटेस्ट था, लेकिन बाद में इन ताजरों के प्रोटेस्ट को किसी और एजेंसियां या किसी और तरह के लोगों के ज़रिए होल्ड अप किया गया और उसके बाद वहीं से प्रोटेस्ट उग्र होता चला गया, यहाँ तक कि ईरानी जो गार्ड्स हैं उनके ऊपर फायरिंग हुई और लगातार ऐसी कार्रवाइयाँ की गई जो मुल्क मुखालिफ करार दी जाए, जिसके खिलाफ ईरान खड़ा रहा और ईरान की आवाम खड़ी रही, ईरान की लीडरशिप खड़ी रही। लेकिन यहाँ पे दाखिला होता है इंटरनेशनल पावर का, ख़ासतौर पर अमेरिका का, इसराइल का और कुछ यूरोपीय कंट्री का, जिसका साफ तौर पर कहना था कि ईरान में जो लोग आवाम प्रोटेस्ट कर रही है ईरान उस पर सख्ती नहीं कर सकता। हालांकि बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो खुद अमेरिका के अंदर चल रही है। अगर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्टर्स के नाम गिनाए जा सकते हैं जिसको सीधे तौर पे गोली मार दी गई है, जिसके खिलाफ कहीं न कहीं ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस की खबरें सामने आई, लेकिन उसके बावजूद चूँकि वो वर्ल्ड पावर है तो जाहिर है कि वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता है, खुद अपने यहाँ किसी भी तरह की चीज़ें नहीं देख सकता। ईरान की सूरत हाल ऐसे रही और गुज़श्ता चंद दिनों में ये चीज़ें और भी गहरा गई और फिर रसाकशी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ईरान अपनी जगह अड़ा रहा, डटा रहा, या फिर कहिए कि अमेरिका के सामने बिफर गया। वो पीछे हटने से मना कर दिया और इससे पहले भी हमने इसराइल और ईरान की जंग में देखा था। अभी फिलहाल जो सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से ईरान ने एक कदम भी पीछे हटने से मना किया, जिसकी वजह से लगातार धमकियां मिली। प्रोटेस्ट के जरिए ईरान की हुकूमत को या रिजीम को चेंज करने की कोशिश की गई, जिसमें एक बड़ी नाकामी हाथ लगी। लेकिन ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है, इससे पहले भी लगातार प्रोटेस्ट हो चुके हैं। 70 की दहाई में कई सारे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं और ये इस तरह की रिजीम चेंज करने के लिए कोशिशें लगातार चलती रही है। फिलहाल ये कोशिशें नाकाम हुई है। हालिया ट्रंप का बयान सामने आया कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते या ईरान पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ किसी तरह का वायलेंस भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि इन्हीं प्रोटेस्टर्स को लगातार ट्रंप ये कहते आ रहे थे कि मदद आ रही है, मदद रास्ते में है और हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, ईरान की रिजीम चेंज कर देंगे, ईरान पे हमला कर देंगे। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक ही ज़ुबान चलती है और वो है पावर का, वो है ताकत का, वही नशा पूरी दुनिया में चलता है और जिसके पास आज पावर है वही अपने पॉइंट में दुरुस्त है। यही पूरी दुनिया का निज़ाम है।
اور یہ جتنی بھی چاہے جمہوریت کے حمایت میں بولنے والے لوگ ہوں یا ڈیموکریسی کے پروسیس کے بارے میں بولنے والے لوگ ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی طاقتوں کو شوبھا نہیں دیتی، کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے کبھی وہ ان چیزوں پہ قائم رہی نہیں۔ حالیہ وینزویلا کا حال اور ان کے صدر کا اغوا، یہ وہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ آخر ڈیموکریسی کا مطلب ان کی نظر میں کتنا کم ہے۔ فی الحال آج جو پروٹیسٹ ہوا ایران کے حمایت میں ہوا اور امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی ہوئی۔ فیروز ہمارے ساتھ کرگل سے جڑے ہوئے ہیں اور بڈگام سے نور ہمارے ساتھ شامل ہیں، کیونکہ ان دونوں جگہ پہ آج نماز جمعہ کے بعد بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہوئے۔ نور، آپ کی طرف سیدھا گراؤنڈ رپورٹ، خاص طور پہ آج کیا کچھ ہوا؟ جی عامر، اگر بات کی جائے آج جمعہ تھا اور جمعے کے دن انجمن شرع شیعہ کے بینر تلے جس کی قیادت آغا سید حسن الموسوی الصفی کر رہے ہیں، تو نماز کی ادائیگی کے بعد ایک بڑا جلوس نکالا گیا جس میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی، آج ہمیں مختلف مقامات پہ احتجاج دیکھنے کو ملے، پرامن احتجاج دیکھنے کو ملے، کیونکہ ایران میں جو رائٹس ہو رہے ہیں، ایران میں جو پروٹیسٹ ہوئے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جو پروٹیسٹرز آج بڈگام میں تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ امریکہ کے اکساوے پہ ہوئے ہیں، یعنی کہ امریکہ اس پروٹیسٹ کو طول دے رہا ہے اور نیگیٹو ڈائریکشن میں لے رہا ہے، اور سپریم لیڈر کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، یعنی کہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو نیگیٹو طریقے سے۔ اور اگر ہم بات کریں گے جموں کشمیر کی انجمن شرع شیعہ جس کی قیادت آغا سید حسن کر رہے ہیں، انہوں نے باضابطہ یہ کہا کہ امریکہ چاہے کتنی بھی کوششیں کر لے، وہ ایران یا سپریم لیڈر تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور ان کی ہر کوئی کوشش جو ہے ناکام ثابت ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جو امریکہ نے چاہا ایران میں ہو وہ اس کے برعکس ہوا، اور امریکہ کو وہاں پر جو ہے ہار کا سامنا کرنا پڑا، تبھی جو ہے وہ اب مختلف ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں یا مختلف چیزوں کا وہ سہارا لے رہے ہیں تاکہ ایران کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے رکھ دے۔ حالانکہ اگر ہم بات کریں گے اس ضمن میں آغا سید مجتبیٰ نے بھی ایک پریس کانفرنس کل دی تھی، اور انہوں نے ہمیں بائٹ میں یہ کہا، خاص طور پر جموں کشمیر لداخ کے ساتھ انہوں نے بات چیت میں کہا کہ جو امریکہ چاہتا ہے وہ ایران کو چاہتا ہے کہ وہ ایران کو سپلٹ کرے، ایران میں جو اس وقت سپریم لیڈر ہے، جو قیادت اس وقت وہاں پر چل رہی ہے، اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس چیز کا بھی جو ہے انہوں نے اعتراف کیا کہ اس وقت ایران میں جو ہے اکنامیکل کنڈیشنز ورسٹ ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بھی ورسٹ نہیں ہے، اتنا بھی کوئی بڑا جنگ نہیں ہے کہ جیسے میڈیا، یعنی کہ جو باقی نیشنز کا میڈیا ہے یا جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو پورٹرے کر رہا ہے، جس طریقے سے پورٹرے کر رہا ہے، وہی چیز جو ہے اس چیز کو، یعنی کہ اس کرائسس کو زیادہ طول دے رہی ہے اور اس کو ایجوٹیشن کی طرف لے جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر ہم بات کریں گے آج انجمن کے صدر نے یہ کہا کہ امریکہ لاکھ کوششیں بھی کر لے لیکن وہ ایران کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ساتھ ساتھ میں جو ایران کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہر وقت نیگیٹو رول ادا کیا ہے وہاں پر، اور انہوں نے اس چیز کی مذمت کی۔ حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پورے ملک کے نیشنز ہیں، ان کو چاہیے کہ امن کے لیے یہ بات کرے، خاص طور پر مڈل ایسٹ کا جو ایک خطہ ہے، یہاں پر ٹینشنز بنے رہتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر مد نظر رکھ کر جو ہے سبھی کو سامنے آنا چاہے اور پیس امن کی بات چیت ہونی چاہیے، تبھی جو ہے پورا دنیا، پورا عالم جو ہے امن میں رہ سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم بات کریں گے انجمن شرع شیعہ کے جو ایک رکن ہے آغا سید مجتبیٰ، انہوں نے یہ کہا کہ جو یورپین کنٹریز اگر اس وقت بول رہی ہے کہ جو پروٹیسٹرز اس وقت ایران میں گورنمنٹ کے خلاف ہو رہے ہیں، اتھارٹیز کے خلاف ہو رہی ہیں، اور اس وقت وہ ان لوگوں کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کے وہ مددگار ثابت ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان پر یہ سوالات کھڑے کیے کہ اگر ان کو اتنا ہی درد ہے ایران کا، ایران کے لوگوں کا، اگر وہ سچ میں ایران کے لوگوں کے خیر خواہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جو اس وقت ایران پہ سینکشنز لگی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر مالی جو ہے بحران جیسے حالات ہے، تو ان سینکشنز کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس وقت ایران کے لوگوں کا مددگار کوئی ثابت کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ یہی جو دوہرا روپ اپنایا جا رہا ہے، چاہے یورپین نیشنز ہو یا انہوں نے خاص طور پر امریکہ کی بات کہی، تو انہوں نے کہا یہ جو دوہرا روپ اس وقت اپنایا جا رہا ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ اگر سینکشنز کے وقت ایران جو جس چیز کی وجہ سے جوجھ رہا ہے اس وقت امریکہ ایرانین لوگوں کے سپورٹ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس وقت ان کے سپورٹ میں کیوں آ رہا ہے؟ اوورآل اگر ہم دیکھیں گے آج سراپا احتجاج ہوئے لوگ بڈگام میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، تو اس وقت امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، اور اس وقت
और जो अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हुई, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई, उससे यही पता चलता है कि लोगों में काफी गम और गुस्सा है जो अमेरिका इस वक्त कर रहा है ईरान के साथ। वो उन्होंने यकजहती का इजहार किया और सुप्रीम लीडर के साथ उन्होंने यकजहती का इजहार किया, लेकिन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो है जमकर उन्होंने नारेबाजी की और उनके खिलाफ जो है आज आवाजें तमाम तरफात से हमें सुनने को मिल रही थी बड़गाम की। जी, बड़ी बात यह है कि ये प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर हुए और इससे पहले लद्दाख में भी हमने कई सारे प्रोटेस्ट देखे थे। आज भी जुमा की नमाज के बाद इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिले। सीधा मैं फिरोज आपसे समझने की कोशिश करूँगा, क्या कुछ है इस हवाले से आज के प्रोटेस्ट लद्दाख में? देखिए आमिर, इस वक्त अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के अलग अलग छोर में जो है गुज़श्ता 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो हमें देखने को मिले। शुरुआती दिनों में हमने देखा था कि इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल की जानिब से एक बहुत बड़ा जलसे का अहतमाम किया गया था और जिसमें हज़ारों की तादाद में जो मर्द व ख़वातीन थे वो वहाँ पर मौजूद थे और जिसमें हमें ये देखने को मिला था कि जो इज़राइल और USA के जो ताबूत हैं वो भी यहाँ पे पैरों से कुचले गए थे। इसके अलावा भी दीगर चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही हैं गुज़श्ता इन 3-4 दिनों में। और अगर आज के हवाले से अगर बात की जाए जुम्मे के हवाले से, आफ्टर जुम्मे के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद सबसे पहले जो एहतजाजी जो मुजाहिरा है, जो पीसफुल एक एहतजाजी मुजाहिरा हुआ वो द्रास में जिसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें माइनस टेम्परेचर में और काफ़ी स्नोफॉल होने के बाद भी वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो लोग थे, जो मोमिनीन थे वो बाहर निकले और ईरान के हक में जो है वो एहतजाज करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे थे और उनके हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर वगैरह भी देखने को मिले। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जिस तरीके से जो ईरान के अंदर जो इस समय जो प्रेजेंट जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके लिए वो जो है ईरान के पूरे साथ हैं, सुप्रीम लीडर के साथ उनका समर्थन हमेशा रहेगा। और जिस तरीके से जो नापाक हरकतें इजराइल और अमेरिका इस वक्त कर रहा है और कहीं ना कहीं जो ईरान के अंदर जो हालात इस समय जो सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं उसके लिए वो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हैं, उसके अगेंस्ट है। और वैसी ही सिचुएशन आज हमें सेम जो है वो सांकू में देखने को मिली। सांकू में भी जुमे की नमाज के बाद ही हमने देखा कि जो हज़ारों की तादाद में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बाहर निकले और कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर के हक में जो है वो यहाँ पे एहतजाज करते हुए नजर आए। क्योंकि आपको बता दें कि करगिल लद्दाख की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 95% जो लोग हैं वो शिया मसलक से यहाँ पे ताल्लुक रखते हैं। तो उस हवाले से भी कहीं ना कहीं जो लोग थे वो जोग दर जोग यहाँ पे नजर आ रहे थे। और इससे पहले भी जिस तरीके से इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल की जानिब से जो एहतजाजी मुजाहरे यहाँ पे किए गए थे उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कसीर तादाद हमें देखने को मिली थी वो भी ख़वातीन की हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो प्रेजेंट जो सिचुएशन वहाँ पे इस वक्त ईरान के अंदर हो रहे हैं वो जितनी जल्द हो सके इसको जो है बातचीत से हल किया जाए ताकि अगले आने वाले दिनों में जो है ये जो चीज़ें जो है वो ज़्यादा तूल ना पकड़े, ताकि सिचुएशन सही रहेगी तो वर्ल्ड में भी तमाम तर जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशंस है वो यहाँ पे पीसफुल रह सकती हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पे जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल में आफ्टर जुमे की नमाज के बाद जो है यहाँ पे खास खुसूसी दुआ का यहाँ पे एहतमाम किया गया था और ये ईरान के हक में भी आज यहाँ पे दुआ मांगी गई ताकि जो ईरान के जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रहे हैं वो जितनी जल्दी हो सके पीसफुल तरीके से यहाँ पे ठीक हो। तो आमिर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आज जो ओवरऑल जो दिन रहा खास तौर पे लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अलग अलग एरियाज में जो है आज जो एक पीसफुल जो रैलियां हम कह सकते हैं, प्रोटेस्ट वो यहाँ पे निकाले गए, वो भी ईरान के हक में निकाले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग ये दुआ कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ये जो सिचुएशंस इस वक्त क्रिएट हो रही हैं खास तौर पे ईरान के अंदर वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे ठीक हो। जी आमिर, बड़ी बात यह है कि आज इन तमाम तर चीज़ों में ख़ासतौर पे जो अपडेट के साथ साथ ईरान के अंदर क्या चल रहा है, अमेरिकी और इसराइली नीति किस तरीके से काम कर रही है, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर और इंटेलेक्चुअल जनाब सुहेल काज़मी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल काज़मी, सबसे सीधा सवाल आपसे, अभी फ़िलहाल ताज़ा तरीन इत्तला जो ईरान से बाहर निकल करके आ रही है, एक्चुअल वाली वो नहीं जो प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू थोपी जा रही है। देखिए सर, गुड इवनिंग पहले आपको भी और जितने मेरे को पैनलिस्ट हैं उनको भी। दूसरा ये है जो चीजें आप सुन रहे हैं या जो चीजें प्रोपोगेट की जा रही हैं, जिस तरह से इंटरनल सिचुएशन ईरान में हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका ने कोशिश की है कि ईरान के अंदर की जो अंदर की एस्टेब्लिशमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करने की, और वो डिस्टेबलाइजेशन आपको दिखी भी होगी कुछ विजुअल्स में कि कुछ औरतें जो है बुर्का अपना उतार रही हैं और ये सब चीजें जो विजुअल काफी प्रोपोगेट किए गए हैं पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भी और नेशनल मीडिया
मीडिया में भी। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि 95% लोग जो हैं वो खामनाई साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, डिस्पाइट के 2500 लोग मर गए हैं, वहां पे हलाक हो चुके हैं, उन छोटी मोटी झुटपुट इंसिडेंट जितने भी हुए, बड़े इंसिडेंट्स भी हुए। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो सिनेरियो है वो सिर्फ खामनाई साहब के हुक्म की तामील करने वाले लोग हैं, और एक रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुल्क है, और एक सभ्यता है उसकी 2500 साल पुरानी, जो तकरीबन मुझे लगता है अमेरिका से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें, अमेरिका के वजूद को मल्टीप्लाई करें, तो यू कैन वेल इमेजिन कि एक मुल्क को बनते और एक अपने वजूद को एस्टेब्लिश करने में पूरी दुनिया में 2500 ईयर्स ईरान की सभ्यता को लगे हैं। और ये सारी दुनिया एक्नॉलेज करती है कि इजराइल ने जब छोटा सा भी अटैक ईरान पे करने की कोशिश की, प्रोपोगेटेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उसकी रिपरकशंस आपने पूरे वर्ल्ड में देखी कि उस अटैक से यूनिफिकेशन का एक जो है कहीं शिया सुन्नी की बात नहीं आपने सुनी, लेकिन पूरा वर्ल्ड जो है, इस्लामिक वर्ल्ड जो मैं कहने का मतलब आपसे कह रहा हूं, वो यूनाइटेड होता हुआ दिखा। ठीक है, दफे लफ्जों में कुछ लोग सामने नहीं आते थे, कुछ लोग बात नहीं करते हैं, डरते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ होता है, और शाम को उनका डिसीजन कुछ और होता है। सिर्फ उनको मोहब्बत ईरान के तेल से है, ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, ईरान आगे ना जाए। डिस्पाइट के इतने सालों से टैरिफ्स लगाने के बावजूद भी, उनके व्यापार को तबाह करने के बावजूद भी ईरान सरवाइव कैसे कर रहा है, ईरान आगे कैसे बढ़ रहा है, ये एक टेंशन जो है वो ट्रंप और उनकी एस्टेब्लिशमेंट को और व्हाइट हाउस को लगी रहती है। मैं समझता हूँ जितना ग्लोबल डिसऑर्डर आज अमेरिका ने बनाया हुआ है बकौल ट्रंप के, उसको कहीं ना कहीं उसका, मैं समझता हूं उसको कहीं ना कहीं उसका खात्मा होना चाहिए, ताकि वर्ल्ड अमन और अमन अमान से आगे बढ़ सके। और खुदा न खास्ता जिस तरह से बैकफुट पे कल अमेरिका भी गया है, और ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले हैं, यही लगता है कि ये तूल जो है ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, ताकि अमन अमान कायम दायम रहे। क्योंकि आप ईरान पे अटैक करते हैं तो समझ लीजिए किम आपके साथ जुड़ा हुआ है, चाइना आपके साथ, ईरान के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे ममालिक हैं जो साइलेंट मोड पे बिल्कुल बैक करते हैं ईरान को भी। संभावित तौर पे अमेरिका के साथ भी बहुत से मुल्क होंगे, लेकिन उसकी तबाही जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ती हुई फिर नजर आएगी, और उसका जो रिजल्ट है वो कोई अच्छा उसके नताइज नहीं होंगे पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि आज जो चीज़ें सिचुएशन नजर आ रही है उसमें यही कि जिसके पास पावर है वो अपनी गलत को भी सही कर लेता है। खैर, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हिंदुस्तान में ईरान का ताल्लुक जो है वो किस तरीके से है कदीम दौर से लेकर के आज तक, वो भी जनाब सुहेल काज़मी साहब से समझेंगे। लेकिन पहले अपडेट लेकर के जनाब सुहेल काज़मी साहब की तरफ आएंगे। नूर, जो लीडरान आज इस प्रोटेस्ट की सरबराही कर रहे थे, उनका क्या बयान था, खासतौर पर इंडियन हुकूमत और ईरानी हुकूमत के हवाले से या पैगामात के हवाले से उन्होंने क्या कुछ बोला? जी आमिर, अगर बात की जाए जो अंजुमन शरई शिया के सदर है, जम्मू कश्मीर का जो अंजुमन है, तो उनके सदर आगा सईद हसन अल मोसी अल सफ़ी ने बाज़ाब्ता दो टोक अल्फाज में कहा, उन्होंने मजम्मत की अमेरिका की जो पॉलिसीज इस वक्त अप्लाई हो रही है मिडल ईस्ट में, खासतौर पर ईरान में जब हम देख रहे हैं। ये आगा सईद हसन का कहना है कि ईरान जो है, ईरान पे अमेरिका की नजर है, और अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान स्टेबलाइज रहे और स्टेबल कंडीशन में रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अमेरिका चाहता है कि वो ईरान में दंगे फसाद कराना चाहता है, लेकिन जो अगर ऐसी सिचुएशन रही तो इस सिलसिले में पूरे वर्ल्ड को जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासतौर पर उन्होंने बात की जो मुख्तलिफ ममालिक है जिनका ट्रेड रिलेशंस है ईरान के साथ, तो उन पे जो अमेरिका की जानिब से ये भी कहा गया है कि टैरिफ्स इंक्रीज किए जाएंगे जिनका ईरान के साथ ट्रेड लिंक है। तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन पे अगर टैरिफ्स लगे तो सिचुएशन बहुत ज्यादा जो है बिगड़ सकती है। ये ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट पे या पूरी ग्लोब पे जो है इम्पैक्ट कर सकती है। इसी के लिए जो है आगा सईद हसन ने कहा कि ईरान का समर्थन करने के लिए जो भी मुल्क है उनको इस वक्त बात सामने रखनी चाहिए, और साथ साथ में जितने भी ममालिक है, चाहे यूरोपियन नेशंस हो, चाहे कोई भी कंट्री हो जो खैर खा है अमन की, जो चाहती है कि पूरी दुनिया में अमन बना रहे, तो उनको सामने आना चाहिए। उनको बाज़ाब्ता दो टोक अल्फाज में अमेरिका को कहना चाहिए कि अमेरिका इस वक्त जो मिडल ईस्ट में कर रहा है ये सिचुएशन जो है बिगाड़ने के लिए कर रहा है, तो इस चीज से वो बाज आए और पूरी दुनिया को अमन के साथ जो है
अमन से रहने दे। तो साथ साथ में अगर हम देखेंगे आगा सईद हसन ने ये भी कहा कि जो अमेरिका और इजराइल का इस टाइम तक पार्ट रहा है या शेयर रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो अफरा तफरी का शेयर रहा है, और हर वक्त इन्होंने चाहा कि पूरे वर्ल्ड में अफरा तफरी हो, क्योंकि इनके जो अपने इंटरेस्ट है वो इससे मिल जाते हैं, इनको मीट अप हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे आज दिन के बारे में, तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो है काफी बातें हुई, और यही कहा गया है कि जो भी ग्लोब में नेशंस है, जो वर्ल्ड में नेशंस है, तमाम चीजों के दायरे में ना आए। और यकीनन ये वो सारी चीजें हैं जो हर एक इंडिविजुअल को आवाज उठानी चाहिए, ना कि चाहे वो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हों या इस्लामिक स्कॉलर्स हों या कोई भी। खैर नूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिरोज, आपकी तरफ जो भी पैगामात आज दिए गए स्पीचेस के जरिए, क्या कुछ रहे खास तौर पे? देखिए आमिर, अगर पैगामात के हवाले से अगर बात की जाए तो शुरुआत ही यहाँ पे जो आफ्टर जुमे की नमाज के बाद हमने देखा कि एक बहुत ज़बरदस्त जो रैलियाँ हैं वो हमें लद्दाख के अलग अलग छोर में हमें देखने को मिली। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो है आज के डेट में, आज के वक्त में अगर हम कह सकते हैं, लद्दाख के लोग एक पीसफुल दुआ यहाँ पे मांग रहे थे कि ये जो सिचुएशन इस समय जो क्रिएट वहाँ पे हुई है, वो सिचुएशन जो है जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे हमें ये सिचुएशन क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर खुदा ना करे अगर आने वाले वक्त में अगर कुछ वैसा कुछ यहाँ पे होता है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो है ये एक तरह का बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि ईरान बहुत पावरफुल है और यकीनन ईरान को वेनेजुएला या फिर ग्रीनलैंड या इस जैसी छोटी कंट्रियां समझना एक किसी भी सुपर पावर के लिए भूल हो सकती है और फिर इसका असर एशिया तक पहुंच सकता है। शुक्रिया फिरोज तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए। अब मैं एक्सपर्ट्स की तरफ आता हूं, लेकिन अपनी तमाम तर आइडियोलॉजी से परे वो सवाल आपके सामने मैं रखना चाहता हूं जनाब सुहेल काज़मी साहब, जो आमतौर पर लोगों के मन में है, जिन्होंने इंटरनेशनल मीडिया की कुछ खबरें पढ़ी हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो चीदा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे डिक्टेटरशिप के हवाले से कि खामनेई साहब या उनकी जो पूरी रिजीम है वो ईरान के अंदर डिक्टेटरशिप चला रही है, लोगों को जबरदस्ती मारकाट करती है और अपने ताकत के बलबूते पर वहां के लोगों को गरीबी, भुखमरी और इस तरह की लाचारी में रखी हुई है। आपका टेक? देखिए सर, एक बात आप बिल्कुल इसको मानेंगे कि जोर जबरदस्ती से किसी भी लीडर की पॉपुलैरिटी उसके मुल्क में और पूरी दुनिया में नहीं बढ़ती है, इसको तो आप एक्नॉलेज कीजिए पहले। और खामनेई साहब, देखिए उस मुल्क का जो रख रखाव है वो इस्लामिक अपने सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, घरों में किसी घर में भी कोई बच्चा या कोई ऐसा इंसान आपको अपोज कर सकता है, तो इतना बड़ा मुल्क जिसकी सभ्यता 2500 साल पुरानी है, वहां भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो बाकी एजेंसीज के ऊपर या उनके पेरोल पे होंगे जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं ईरान में भी। या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मॉडरेट ईरान चाहते हैं, जैसे कि ट्रंप साहब भी चाहते हैं कि रजीम चेंज हो, एक मॉडरेट सिस्टम इन्वॉल्व हो अमेरिका में। और ये जो कट्टरवादी है और वो हमेशा ये अक्यूज करते हैं कि रेडिकलाइज होता है, इस्लाम रेडिकलाइज करता है सिचुएशंस को, जो मेरा ख्याल है उनके नजर निगाह से अच्छा हो सकता है। लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि ईरान जो है एक बिल्कुल वेल मीनिंग फुल एक मुल्क इमर्ज हुआ है पूरी दुनिया में, और उसके रिश्ते मैक्सिमम कंट्रीज के साथ पूरी दुनिया में ओवर द ग्लोब बहुत साजगार हैं, बड़े मोहब्बती हैं, और भारत के साथ भी बहुत अच्छे उसके ताल्लुकात हैं और रहे हैं, और आज से नहीं सदियों से हैं। तो ये कहना कि वो डिक्टेटरशिप पे कुछ करता है, ठीक है, देखिए वो उनकी उम्र भी देखिए और उनका अपना रख रखाव भी देखिए, उनका रहन सहन देखिए खामनेई साहब का, तो वो सारा ईरान जो है मैक्सिमम लोग जो है वो कायल हैं उनके, और बड़े इंटेलेक्चुअल ग्लोबल लीडर्स भी खामनेई साहब को बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। अब छोड़ दीजिए कि आप पूरी दुनिया को तो खुश नहीं कर सकते, लेकिन उनका अपना मुल्क आगे बढ़ रहा है। अगर वो डिक्टेटरशिप पे होता तो वो नहीं बढ़ पाता, और इतने टैरिफ्स, इतनी पे कंडीशंस लगाने के बावजूद भी मुल्क जो है वो कहीं रुका नहीं है, और उनकी जनता उनके साथ है। लीडर तब तक ही रहता है जब तक वो लीड करता है, और लीड तब ही करता है जब आवाम उसके पीछे होती है। तो मैं समझता हूं कि वैसी बातें जो है वो सिर्फ फैलाई हुई बातें हैं। हाँ, अब कोशिश जो है ट्रंप की ये होगी कि रजीम किसी तरह वहां बदली जाए, एक मॉडरेट ग्रुप्स को आगे लाया जाए, और वो मॉडरेट ग्रुप्स अगर अभी जिस तरीके से आप भी बोल रहे हैं, पूरी दुनिया इस बात को बोल रही है रजीम चेंज करने के हवाले से, अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें खुदा न खास्ता यहाँ की रजीम चेंज होती है, तो इससे इस्लामिक दुनिया पे, मिडिल ईस्ट पे, हिंदुस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और खासतौर पर ईरान पे? देखिए फर्क तो किसी मुल्क को, देखिए हर मुल्क जो है अपनी फॉरेन पॉलिसीज के हिसाब से चलता है, और फॉरेन पॉलिसीज पे हर मुल्क को आज देखिए, हर मुल्क दूसरे मुल्क से, छोटा मुल्क है बड़ा मुल्क है, वो किसी न किसी ताने बाने से जुड़ा हुआ है दुनिया में हर मुल्क के साथ, चाहे वो छोटा व्यापार है, चाहे बड़ा व्यापार है, चाहे जिस तरह का भी उसके टाइज हैं बाकी ममालिक के साथ।
जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मैंने जैसे पूरा एलेबोरेट करके आपको बताया, तो मॉडरेट ग्रुप आ भी जाता है। और मॉडरेट देखिए, अगर तो जमहूरी निजाम पे इलेक्शंस होगी, जमहूरी निजाम पे ईरान को आगे देखेंगे, फिर वही लोग होंगे जो चहेते होंगे, जो लोगों में पॉपुलर होंगे, और वही ग्रुप से मर्ज होंगे जिस तरह से लोग चाहते हैं। लेकिन अगर आप फोर्सेबली कोई मॉडरेट ग्रुप वहां नाफिज करना चाहते हैं और वो आप कामयाब हो भी जाते हैं, तो मैं समझता हूं उससे अमेरिका सिर्फ अपना फायदा ढूंढता है। अमेरिका बेसिकली ना तो किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है, वो सुबह किसी से दोस्ती करता है, नहीं ठीक है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत पिछली मर्तबा जो रिजीम चेंज की गई थी उसमें ठीक है अमेरिका का हाथ था और दुनिया को वो चीजें मालूम है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सेक्युलर समझ रहे हैं या फिर अपनी आजादी के लिए वो आवाज उठा रहे हैं, या फिर चाहे उसमें से ख्वातीन हो या मर्द हजरात हों, तो अगर उन्हें मुकम्मल आजादी दी जाए तो क्या इसमें बुरा है? और खास तौर पे कोई भी एक आम शहरी किसी भी मुल्क का वो क्यों किसी के अंडर में रहे, क्यों प्रेशर में रहे, क्यों गरीबी और भुखमरी में रहे? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एंड इन एनी कंट्री, इन एनी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। सो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, लेट पीपल डिसाइड द फेट ऑफ देयर नेशन। लोग अपना मुस्तकबिल खुद चुनेंगे। उसमें अगर मॉडरेट ग्रुप आता है तो बहुत अच्छी बात है। दुनिया बदल रही है, इस्लाम का नजरिया भी जो है दुनिया के साथ बदला। अफगानिस्तान बदल गया, आज अफगानिस्तान और तालिबान वैसे नहीं है जैसे वो हुआ करते थे कि बच्चियों को स्कूल तक नहीं जाने दिया करते थे। आज वो भी लिबरल हुए हैं, आज वो भी मॉडरेट हुए हैं, आज वो भी भारत के साथ दोस्ती करते हैं, आज पाकिस्तान को वो दुश्मन मानते हैं। तो चेंज इज ऑलवेज वेलकम इफ इट इज पॉजिटिव। सो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट मॉडरेट ग्रुप वहां नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे वहां भी रिजिडिटी जो है वो खत्म होनी चाहिए। उन इदारों को भी फ्लोरिश होने का पूरा हक है जो बाकी ममालिक में फ्लोरिश हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये जनाब, लेट द पीपल ऑफ द ईरान डिसाइड व्हाट टू मूव फॉरवर्ड। ईरान के लिए फॉरवर्ड स्टेप्स क्या हैं, उसमें मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वहां की आवाम है। और अगर आप डिक्टेटरशिप से जबरदस्ती फोर्सिबली किसी को उठा के किसी को दूसरे मुल्क में कैद कर देते हैं, वहां से वो कर देते हैं, उसके रिजल्ट्स अमेरिका के लिए भी अच्छे नहीं आएंगे। देखिए, इंटरेस्ट हर मुल्क में अमेरिका अपना चाहता है, चाहे वो भारत है चाहे पाकिस्तान को देख लीजिए, उसकी सरजमी उसको चाहिए। आसिम मुनीर को 10 बार खाना खिलाएगा, 10,000 बार डॉलर से उनको तोलेगा, क्योंकि सरजमी चाहिए उसको पाकिस्तान की, जहां से वो गाजा पे अटैक करेगा, जहां से वो ईरान पे अटैक करेगा। ये आज ट्रंप व्हाइट हाउस की जो पॉलिसीज हैं इतनी एक्सपोज पहले नहीं हुई हैं जितनी आज के दौर में हुई हैं ट्रंप 2 के रिटर्न के बाद। और ट्रंप के अगेंस्ट अमेरिका के लोग उसके अगेंस्ट मुजाहिरा कर रहे हैं। और उस वहां के जितने फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं जो बड़े वेल मीनिंग प्रेसिडेंट्स हैं, जिसमें ओबामा है, बिल क्लिंटन है, बाकी लोग हैं, वो भी ट्रंप की पॉलिसीज को कंडेम करते हैं। ये तरीकाकार नहीं है। देखिए, आपको फ्लेक्सिबल होकर पूरी दुनिया को रूल करना है। अगर आपको रूल करना है, ठीक है, पॉलिसी मैटर्स तो होते हैं, लेकिन पॉलिसी मैटर्स को फॉर्मुलेट करने के लिए आपको कुछ चीजों पे सहमति भी बनानी पड़ती है। आप सिर्फ दाड़े दबके से पूरी दुनिया पे अपना जो हुक्म है, हुक्मनामा जो है वो नाफिज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो बिगड़ सकती है। इसीलिए ट्रंप भी 1 फुट आगे जाते हैं, वो 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। हाँ, नहीं, वो अभी फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं, जो ईरानी गवर्नमेंट की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें इस वजह से है क्योंकि हमारे ऊपर लगातार और एक मुसलसल पाबंदियां चल रही है, जिसकी वजह से आवाम को या कारोबारियों को या लोगों को जो भी बेसिक प्रॉब्लम हो रही है वो उसकी वजह से है। सवाल ये है कि जब आप औरतों पर पाबंदी लगाएंगे, जब आप अपने मिलिशियाज तैयार करेंगे, हौथी ग्रुप तैयार करेंगे, हिजबुल्लाह तैयार करेंगे, तो वो आपके लिए जायज़ है? और इंटरनेशनल फोरम पे अगर आपको ईमानदारी के लिए सामने खड़ा किया जाए या रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए तो फिर वो बुरा क्यों है? देखिए, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन आज ऐसा भी तो नहीं, ईरान ही तो नहीं, उस रडार पे सिर्फ ईरान ही अकेला खड़ा नहीं है। उस रडार पे बहुत से ऐसे मुल्क हैं। रशिया को क्यों तंग किया जा रहा है? रशिया क्यों फोर्सफुली आप कुछ चीजों पे आमादा करने की कोशिश करते हैं? तो रशिया तो अपने आप का एक वजूद है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। उसके अलावा आप देखिए, आप किम को क्यों नहीं, नॉर्थ कोरिया को क्यों नहीं डिक्टेट करते हैं कुछ चीजों पे? क्योंकि अपना वजूद वो बना चुका हुआ है। आप सिर्फ अपने फायदे के लिए कि तेल के जखीरे आपको कैसे मिल जाए, पाकिस्तान की जमीन आपको कैसे मिल जाए, नियर बाई स्टेशन जो हैं आपके अम्यूनिशन के वो कैसे आपके ऑपरेट करें पूरे वर्ल्ड को तबाह और बर्बाद करने में और आपकी हुक्मरानी को कायम दायम रखने के लिए, ये भी तो गलत है। लेकिन अगर इंटरनल मैटर्स आते हैं ईरान में भी,
तो हम तो वेलकम करते हैं। हम क्या, पूरी दुनिया वेलकम करती है। अगर कहीं कोई आवाज ह्यूमन राइट वायलेट करती है और उसकी आवाज बढ़ के हाई वॉल्यूम डायनेस्टी में बाहर आती है, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया उसका समर्थन करती है। और ईरान के साथ भी अगर वैसी कोई चेंज आती है तो बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए। उन ग्रुप्स को भी एड्रेस कीजिए जो ग्रुप्स सफोकेटेड फील करते हैं वहां पे, या वो ग्रुप्स जो उस इस्लामिक सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं और एक मॉडरेट, एक खुलेपन से ईरान में अपना बिल्कुल। तो contribute इन्हीं करके ग्रुप के अपने हवाले मुल्क से एक सवाल जो इंटरनेशनल मीडिया में अभी गर्दिश कर रहा है कि आखिर जो आवाज है उसे दबाने की कोशिश के लिए गन का इस्तेमाल क्यों, फांसियों का इस्तेमाल क्यों? अगर आवाज उठती है तो सियासी एहतजाज भी हो सकता है, और अगर मुखालिफत को आप इस हिसाब से दबा देंगे कि उनको कत्ल कर देंगे, मार देंगे, सरेआम फांसी लगा देंगे, तो क्या ये इंसानियत की या ह्यूमैनिटी की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, खासतौर पर ईरान की तरफ से? देखिए, 3 दिन पहले एक ऑर्डर निकला ईरान में कि जिन्होंने भी एजिटेटर्स हैं उनको हम फांसी चढ़ा देंगे। द वेरी सेकंड डे आफ्टर विद इन 24 आवर वो ऑर्डर को रिवर्ट बैक किया गया कि ऐसा नहीं होगा। ये वो मुल्क है जो इबादत गाहों से चलता है। ऐसी कोई इबादत गाह नहीं है या इबादती लोग नहीं है जो अपनी इबादत गाहों को कभी भी आग लगाएंगे। इज इट पॉसिबल इन इंडिया कि कोई हिंदू अपने मंदिर को जलाएगा, कोई सरदार अपने गुरुद्वारे को जलाएगा? ये ईरान में ऐसा हुआ कि अपनी मस्जिदों पे पथराव हुआ, अपनी मस्जिदों को जलाने का काम हुआ, जो मैं एज ए सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, नॉट इंडिया, एज ए शिया इंटेलेक्चुअल आपको बता दूं कि जनाब ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक कोई ना कोई उसको फ्रिंज एलिमेंट के तौर पे उसको यूज ना किया हो। और वो लोग जो सिर्फ अपनी दुआओं से जुड़े हुए हैं, अपने अकीदे से जुड़े हुए हैं, वो अपनी मस्जिद को कभी नहीं जलाएंगे। इन चीजों को भी चेक करने की जरूरत है जो भी वहां पे वेल मीनिंग लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। ठीक है, एक बड़ी चीज जो खास तौर पे लोगों के जहन में शक व शुबहात पैदा कर रहे हैं कि आपका जो पड़ोसी है, कहा जाता है कि वो मुल्क सबसे ज्यादा सभ्य है या बेहतर है जिसका पड़ोसी उसके जरिए अमन व अमान में हो। सवाल उठता है प्रॉक्सीज पे, सवाल उठता है कि आपके पड़ोसी आपसे नाराज रहते हैं, सवाल उठता है कि आपके रिलेशनशिप आपके अपनों से ही अच्छे नहीं हैं, सवाल उठता है कि आप अपनों को कहीं ना कहीं ऐसी शक व शुबहे में रखते हैं कि अगर वो जरा सा भी कुछ सर उभारे तो आप उनके खिलाफ किसी न किसी तरीके से अटैक करते हैं या कार्रवाई करते हैं, या फिर उन्हीं के अंदर कुछ ऐसी चीजें फसाद पैदा कर देते हैं जिसका असर उस गवर्नमेंट पे पड़ता है। तो अगर आपके साथ हो रहा है तो फिर आपका पड़ोसी भी आपके साथ नहीं। देखिए, बहुत से मुल्कों में अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स रहती है। हर मुल्क में अपनी इंटरनल कंटूर्स अलग होते हैं, एक्सटर्नल कंटूर्स अलग होते हैं। भारत में भी हमारी फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी पे हम बहुत डिफरेंटली काम करते हैं। जहां तक इंटरनली जो कंटूर्स हैं उन पे भारत अलग तरीके से काम करता है। भारत 140 करोड़ का मुल्क है। भारत में गुर्बत का लेवल देखिए, एजुकेशन का लेवल देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर का लेवल देखिए, तो बहुत सी चीजें हैं जो विद इन कंट्री हमको फेस करनी पड़ती है। उसी तरह ईरान में भी बहुत सी चीजें हैं जो एक्सटर्नल जो फॉरेन पॉलिसीज के हिसाब से वो उसके बेहतर ताल्लुकात बहुत से मुल्कों के साथ हैं, लेकिन कुछ मुल्कों के साथ मुस्लिम वर्ल्ड में भी नहीं है जहां ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं ट्रंप को जीत मिली है कुछ मुस्लिम ममालिक में इंटरफेरेंस करके, या उनको उनका सिंपथाइजर बन के, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि सीरिया, जैसे कि और मुल्क जो है। इसके अलावा आप देखें, हम देखिए कुछ चीजें तो मुल्क के अंदर के सिस्टम को मुल्क के हुक्मरान जो है वही तय करेंगे, वही सेट कर सकते हैं जिनको लोगों ने चुना है या जो लोगों को रूल करते हैं। तो जहां तक पड़ोसियों का ताल्लुक है, कुछ पड़ोसी सहमे हुए सामने नहीं आते हैं, कुछ पड़ोसी बिल्कुल आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे उनका नंबर कम है। लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन जब इरप्ट होती है जिसका इशारा अभी आपके रिपोर्टर भी कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जाते हैं, तो देखिए आप कुछ लोग जो सहमे हुए हैं वो खुल के सामने आ जाएंगे और वो मुल्क के लिए और पूरे दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मुझे लगता है उसके लिए यूएन रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशंस है, उनका हमें बिल्कुल उनकी कदर करनी चाहिए, उनसे सजेशन लेना चाहिए और ये सब चीजें अवॉइड हों। छोटे से छोटा मुल्क न्यूक्लियर पावर है, कुछ भी करता है तो तबाही बहुत से मुल्कों में होती है, साथ वाले पड़ोसी मुल्कों में भी होती है। तो वेल मीनिंग जो पॉलिसी मेकर्स हैं ग्लोबली, उनको ये सिचुएशंस को एड्रेस करने की जरूरत है ताकि इस पे विराम लगे और हम सब दुनिया जो है, पूरी जो यूनिवर्स है, वो आराम से अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ सके। और बिल्कुल, अभी सर जो सिचुएशन है उस हवाले से आमतौर पे ईरान मुखालिफ जो लोग हैं वो भी बेहतर तरीके से समझते हैं, भले ही वो ट्रंप का साथ दे दें, भले वो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मीडिया की जुबानी बात करें या फिर इंटरनेशनल फोरम पे जो चीज़ चल रहा है उस हिसाब से बात करें, लेकिन उन्हें भी पता है कि क्या राइट क्या रॉन्ग है। लेकिन जो चीज़ें सबसे ज़्यादा शक व शुबे में डालती है आज इस डिस्कशन में, वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि एक शिया इंटेलेक्चुअल के होने के हिसाब से आपसे आज क्लियर कर लूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे माफ़ करेंगे इस चीज़ के लिए। एक बड़ी चीज़ ख़ास तौर पर यह कहा जाता है कि 1979 में जब रिजीम यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आयतुल्लाह खामनेई साहब, जहाँ तक मैं रॉन्ग नहीं हूँ, अगर हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, तो उस टाइम पे जब उन्होंने इस्लामिक एक इनकलाब की सूरत में पूरा ईरान के अंदर एक बादे बहारी की हवाएं चलाई और लोगों को ख्वाब दिखाए, तो आपने एक निज़ाम, एक ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बनाया जिसकी वजह से हर तबके को, हर आइडियोलॉजी को, हर सोच को आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो और कहीं उनको घुटन का एहसास ना हो। आखिर एक इंसान जो दूसरे ख्याल का है, भले ही आपके साथ रहना पसंद करता है और आपके साथ है, लेकिन उसके बावजूद वो आपकी सोच के हिसाब से क्यों चले, आपकी पाबंदियों को क्यों झेले? हो सकता है कि उनका माइंड कुछ और हो। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। आयतुल्लाह खुमैनी साहब का जिक्र कर रहे हैं आप। देखिए, हर मुल्क, हर रियासत, हर खिता एक कल्चर से जुड़ा हुआ है और हर मुल्क का एक अपना एसेंस ऑफ कल्चर है जो हर मुल्क जो है उसको प्रोपोगेट करता है, उसको बनाना चाहता है, संवारना चाहता है और निखार के आगे जो है चलना चाहता है। ईरान भी उसी मुल्कों में से एक मुल्क है जो अपने विरसे को, जो उनको मिला है, उसको आगे समेट के आगे चलना चाहते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर विद दैट कल्चर और उस कल्चर को प्रिजर्व करने का हर मुल्क को हक है, हर मुल्क को के लोगों को हक है। और वो कल्चर जो है 79 और आज 2025 है, उसको डिस्पाइट कि इराक से वॉर हो गया, दूसरे से वॉर हो गया, 9 साल इराक से चला वॉर, किसने करवाया, कैसे कराया, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाता हूं, लेकिन मिला कुछ नहीं। ईरान वहीं खड़ा रहा, ईरान की सभ्यता वहीं खड़ी रही, ईरान की जो रहनुमा थे उसी तरह लीड करते रहे। इसका मतलब है कि जो लोग उस कल्चर को खत्म करने के या इरोजन करने की कोशिश करते हैं वो नाकामयाब हो गए और फाइनली वही रूल ऑफ सिस्टम वही प्रवेल किया जो ईरान के लोगों को, ईरान की धरती को, ईरान के कल्चर को मजबूत करता था और वो चल रहा है। अब ठीक है, एक आवाज वहां से निकली है, वहां क्या, बहुत से मुल्कों में बहुत सी आवाजें निकलती हैं। अमेरिका में इतनी आवाजें निकल रही हैं ट्रंप के खिलाफ और पॉलिसी मेकर्स के खिलाफ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ट्रंप को रात को ही निकाल देंगे और दूसरा सदर वहां ले आएंगे। वहां के जो वेल मीनिंग सदर रहे हैं वो भी ट्रंप की नीतियों को रिजेक्ट करते हैं कि इस तरह से ग्लोबल जो लीडर है उसको बिहेव नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, कुछ तो आपके अंदर की बातें हैं जो अंदर आपकी जो हुक्मरान हैं या जो आपकी इलेक्टेड चीजें हैं वो ठीक करती हैं, और कुछ ग्लोबल प्रेशर्स होते हैं जिस पे आपको दो ममालिक को या तीसरे ममालिक को बीच में डाल के उन चीजों को की पे सहमति बनानी चाहिए ताकि कहीं भी ग्लोबल डिसऑर्डर जो है वो आगे ना बढ़े और जो अंदर की जो चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं ठीक होती हुई नजर आए। तो मुझे लगता है कि सीरियसली अगर आप इस पे काम करें, कोई भी ग्लोबल लीडर्स काम करें या छोटे मोटे मफादों को छोड़ के बड़े मफादों की तरफ देखें कि दुनिया कायम रहेगी तो सारे मुल्क कायम रहेंगे, अमेरिका भी कायम रहेगा, ईरान भी रहेगा, बाकी भी रहेंगे। लेकिन सिर्फ जमीनों को 40 किलोमीटर जमीन गाजा के लिए आपने 1.5 साल से लाखों लोगों को बर्बाद दिया, लाखों बच्चे मर गए, तो उसकी भी तो एक लिमिट है ना। ह्यूमन राइट वायलेशन की भी एक लिमिट है और उस लिमिट को क्रॉस करने के बावजूद भी कोई आप सर्वसहमति नहीं बनाते हैं, तो वो एक बड़ा सवालिया निशान है पूरी दुनिया के उन लोगों पे जो वेल मीनिंग ग्लोबल लीडर्स हैं। बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो चीज़ें भी ईरान के अंदर चल रही है या जो चीज़ें बाहर आ रही है, उससे अगर वो चीज़ें नहीं भी आती ईरान से बाहर, तब भी दुनिया को यह समझने के लिए कि आखिर बड़ी ताकतें क्या चाहती है, किस हिसाब से काम करती है और किस हिसाब से लोगों के जहनों में गलतफहमियाँ पैदा करती है। ये सवाल इस वजह से भी एक शिया इंटेलेक्चुअल से, ताकि आप समझें कि मोहब्बत के पैगंबर से मुंसलिक या उन ख़ानदान से मुंसलिक लोगों का जहन किस तरीके से है। ये नफ़रत या मोहब्बत का सवाल नहीं है, ये अपनी बका का सवाल है और अपनी बदनामी के दाग को धोने का सवाल है। ईरान इस वक्त उन तमाम मुहाज पे लड़ाई कर रहा है, एक तरफ खुफिया तरीके से, एक तरफ जग जाहिर तरीके से, और दूसरा जो एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है दुनिया भर में, ख़ास तौर पर शिया मुसलमानों को या सुन्नी मुसलमानों को इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से ओवरऑल एक
मुस्लिम कंट्रीज के हवाले से, क्योंकि ईरान ही वो कंट्री है वाहिद अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके से ये लगातार 40-50 साल से चली आ रही कोशिशों पे अगर कामयाबी मिल गई तो उसके बाद की क्या सूरत हाल होंगी, इसका शायद अंदाज़ा लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस वजह से आज की डिबेट में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल तमाम तर चीज़ों पे हम आगे भी बात करेंगे। इस वजह से बहुत शुक्रिया जनाब काज़मी साहब, और मुझे उम्मीद है कि माफ़ करेंगे उन अजीब व गरीब सवाल के लिए जो मैंने आपसे पूछे। खैर, ये जानना और गलत फहमियों को दूर करना